दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टीईटी 2019 का पेपर। पहला क्वेश्चन, यदि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला है तत्काल उसे घर भेज देना चाहिए, दूसरा बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तीसरा बच्चे को दंड देना चाहिए, चौथा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो क्या होना चाहिए कि स्कूल बच्चे क्यों जाते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो, कि मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हर तरीके से उनका विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या बी.एस. ब्लूम। तो किसने नहीं किया है? बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में अवधान का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, दूसरा बालक का विद्यालय न जाना, तीसरा बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, चौथा बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो कौन सा हो जाएगा कि किसी बालक का एक वर्ष से अधिक किसी एक कक्षा में रहना ही क्या हो जाता है कि अवरोधन कहलाता है। रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रदर्शन कौशल, दूसरा प्रस्तावना कौशल, तीसरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल या चौथा समापन कौशल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना कौशल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना कौशल या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? क्या क्या ऑप्शन है? पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और चौथा है सूझ का सिद्धांत। तो किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञा अवस्था या संकेतनात्मक अवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अंतः प्रज्ञ अवस्था या इंट्यूटिव स्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन प्रस्तुत किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? खोज आ जाएगा। सेकंड किस में है? दूसरे में है और चौथे में है। फिर क्या है? खोज के बाद क्या आ जाएगा? पहला प्रस्तुतिकरण, खोज का प्रस्तुतिकरण। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 कर लेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आएगा? वाचन या अभिव्यक्तिकरण आता है। फिर क्या आता है? आत्मीकरण आता है। और कहाँ गया? चौथा था आत्मीकरण आएगा। फिर क्या आएगा? संगठन और व्यवस्था है। और पांचवें पे क्या आएगा? वाचन या अभिव्यक्तिकरण आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक, इसका टिक सही लगा दें। तो इसमें सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन या बोध। तो कौन सा नहीं है इसमें? अनुमूल्यन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? तीसरा वाला वैल्यूइंग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? पहला है ऑप्शन उन्नोत्तर, उसी को उत्तल कहते हैं। दूसरा क्या है? मिश्रित। तीसरा क्या है? नतोदर। और चौथा क्या है? लंबवत। तो इसमें क्या हो जाएगा? लंबवत। उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार के कारण
व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सूची का मिलान करना है। पहला है ब्रूनर और इधर आशुबेल, ग्लेजल और गार्डन, और इनकी इधर पे क्या दिए गए हैं? शिक्षण प्रतिमान दिए गए हैं। तो ब्रूनर का क्या हो जाएगा? 12वां है क्वेश्चन। तो इनका क्या हो जाएगा? इन्होंने दिया था, ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि का शिक्षण दिया था। फिर आशुबेल ने क्या दिया था? इन्होंने अधिगम संगठन शिक्षण की बात बताई थी। तीसरा है ग्लेजर, ग्लेजर ने क्या बताया था? ग्लेजर ने बताया था बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन ने क्या बताया था? गार्डन ने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान बताया था। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 12वें का तीसरा वाला सही हो जाएगा। 4 3 1 2 ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना का परीक्षण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें दूसरा हो जाएगा, समस्या की पहचान करना। कि पहले हम लोग जानकारी तो करें समस्या है कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो जब बच्चे निष्क्रिय रहेंगे तो शिक्षण तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन फिर दूसरा क्या है? बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तीसरा क्या है? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर ही बल होगा, मतलब एक ही चीज़ पे बल दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है? शिक्षण व्यवस्था एकाधिकार वादी होनी चाहिए, मतलब एक ही लोग का या तो टीचर का अधिकार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? सही हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर डोमेन ऑफ चाइल्ड विल टेक्स प्लेस। तो क्या हो जाएगा? सेकंड हमारा ऑप्शन दोनों में ही सही है कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना चाहिए। संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास की, बच्चे को मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी बेहतर होगी। भावनात्मक की उसके अंदर कि भाव व्याप्त होंगे, दया का, प्रेम का और चीज़ों का। और मनोचालक जो जो मानसिक चीज़ें भी उसके अंदर क्या होंगी? बेहतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है? पहला है तैयारी, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है सामान्यीकरण और चौथा है प्रस्तुतिकरण। तो कौन सा इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 प्रस्तुतिकरण, जिसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा कर दें कि दोनों दिखाई दे। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? तो बच्चे का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जब वो पेट में होता है। इसी को प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? IP पावलोव, BF स्किनर, EL थॉर्नडाइक या RM गिने? तो कौन है? RM गिने हैं। तो इस पे हम लोग चौथे पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला है क्रो एंड क्रो, दूसरा है स्टेनले हॉल, तीसरा है जरशील्ड और चौथा है सिम्पसन। तो ये चीज़ किसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो ये बात कही थी सिम्पसन ने। नहीं, 17 तो हो गया, 18 है ना, 18वां क्वेश्चन। तो ये बात कही थी स्टेनले हॉल ने। कहीं भी ये जब किशोरावस्था की बात आ जाए तो स्टेनले हॉल ही संघर्ष और तनाव का इन्होंने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो टोटल इसमें कितना मिनट लगता है? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 40, तीसरा है 36 और चौथा है 45 मिनट। तो इसमें टोटल 36 मिनट लगते हैं। जैसे सबसे पहले पाठ योजना में 6 मिनट लगता है, शिक्षण में 6 मिनट लगता है, प्रतिपुष्टि में 6 मिनट लगता है, फिर पुनः पाठ योजना में 6 मिनट लगता है, फिर पुनः शिक्षण में 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट लगता है। इस तरीके से ये हमारे टोटल 36 मिनट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य
मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है हॉलिंगवर्थ, तीसरा है गेट्स व अन्य, चौथा है रॉस। तो ये चीज़ रॉस ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमको मिलान करना है। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भित का नियम, और चौथा है अनुकूलन, कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसमें पहला हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। पुनर्बलन की अनुसूची, ये किससे हो जाएगा? ये चौथे से मिल जाएगा। इसको सही से मिला है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पहला वाला तीसरे से, दूसरा वाला चौथे से, फिर तीसरा है सार गर्भिता का नियम। ठीक है, तो ये किससे मिल जाएगा? ये मिल जाएगा पहले वाले से, तीसरा वाला गेस्टाल्ट से। और अनुकूलन का क्या बताया था? पियाजे ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा ना। 3 4 1 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत, या अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये पहला ही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 23 23वां, संविधान के किस संविधान संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 22वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, या 52वें संविधान संशोधन। तो ये 86वें संविधान संशोधन से बन गई थी। यह इसी को 86 अमेंडमेंट कहा जाता है। तीसरा वाला है, गलत टिकने लग जाए। क्वेश्चन नंबर 24, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडोगल, या सिम्पसन। तो इसके कौन थे? इसके थे मैकडोगल थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? पहला है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, या चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो ये बाल्यावस्था को ही कहा गया, उसी को चाइल्डहुड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? किसने दिया है? गार्डनर ने, स्पियर्समैन ने, या गोलमैन ने, या जॉन मेयर ने? किसने दिया है इसको? इसको गार्डनर ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है, मतलब डिसलेक्सिया बीमारी में क्या करने में बच्चे को समस्या आती है? बोलने में आती है, या अपनी बातें व्यक्त करने में आती है, पढ़ने या वर्तनी में कि वो जो पढ़ रहे हैं वो सही नहीं पढ़ पाते हैं, या उनको खड़े होने में समस्या आती है? तो किस में आती है बच्चों को? पढ़ने में या वर्तनी साफ शुद्ध बोलने में उनको समस्या आती है। रीडिंग या स्पेलिंग पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है डिसलेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहे हैं निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? कि अगर समावेशी क्लास में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये दूसरा ही ऑप्शन दिख रहा है, जो बच्चों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर हम लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द डिफरेंट एबल्ड चाइल्ड, की जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उन पर ध्यान नहीं देना, यही क्या? यही गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। बच्चे पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। रोक देना चाहिए, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? सही जगह शुड बी इनकरेज्ड, कि बच्चे क्वेश्चन पूछें। अगर टीचर को आता हो तो पूछे, नहीं तो फिर मार कूट के बैठा दिए जाएंगे। तो इससे अच्छा तो प्रेरित ना ही करें। क्वेश्चन नंबर 30,
बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावनात्मक विकास से। तो बच्चे की बुद्धि मुख्यतः किससे है? शारीरिक विकास से संबंधित। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि किससे होती है? शारीरिक विकास से ही रिलेटेड होती है। अब 30 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा पार्ट है हिंदी का। पहला क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया, इसको तो हम लोग जूम कर सकते हैं, एक ही एक साइड हम लोग कर लेंगे। कह रहा है घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या लगा हुआ? इसमें में आया है बीच में। घोंसले घोंसले और चिड़िया के बीच में क्या है? में है। तो में किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी ने अधिकरण में पर आता है। तो अधिकरण इसका हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, इसमें हमको क्या करना है? गद्यांश पढ़कर हमको उत्तर देना है। तो पहले इसका क्वेश्चन पढ़ा करिए। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं, किस पर सीमित हैं? कि गांधी में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, या इस वाद की विशेषता है। और इसमें राजनीतिक क्षेत्र की बात की जा रही है कि ये राजनीतिक क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? राजनीतिक क्षेत्र की ही बात हो रही, तो इसका राजनीतिक क्षेत्र तक हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताएगा? तो पहली लाइन में गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। राजनीतिक और इसमें दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 34, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? पहला है नागार्जुन, दूसरा है रागिय राघव, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो इसके कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तुम्हारा क्या इसका उत्तर हो जाएगा? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 35, प्लत स्वर कौन सा है? ओम, ये ओम, या ये हमारा सेकंड वाला हमारा बन जाएगा, जिसमें ओ क्या जो ऊ बना है ये बीच में, यही हमारा प्लत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 36, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कौन सा रूप है? ये हमारा बन जाएगा कृतवाचक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया के बीच में संबंध की बात हो रही है। 36 का पहला। क्वेश्चन नंबर 37, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंक, चांद, अंगना या आँख। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अंगना। अंगना मतलब स्त्री भी होता है और आंगन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सानिध्य, सनिध्य या सनिध्य या ये है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पहला ही हमारा जो दिया गया है वो क्या है? यह सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका उपचारात्मक शिक्षण का काम क्या है? समस्याओं की सही पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41, इसमें इस पद्यांश को पढ़कर बताना है कौन सा रस है। तो वर्दंत की पंक्ति, कुंद कली अधराधर, पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरई लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। कि इसमें क्या, इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें वात्सल्य की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो है कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण की ने तुलसीदास हैं, तो ये राम की बात कर रहे होंगे कि उनकी मतलब लटे मुख ऊपर कुंडल लाल कपोल, ये सब बच्चे के लिए बात की जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 42, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो यहाँ तुलसी लिखा ही है उसमें, तो ये किसका होगा? तुलसीदास का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कौन सा सही लिखा गया है? तो शा तालव्य में नहीं होता है। दूसरा क्या है? सा दंत में होता है। तो ये सा दंत में दूसरा वाला ही सही है। शा मूर्धन में नहीं होता है, चा कंठ में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। विसर्ग कंठ वर्ण है, पहला दिया गया। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तीसरा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। और चौथा है छा संयुक्त व्यंजन है। तो ये तीसरा ही हमारा क्या है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, एक वचन है, कर्ता है, पुल्लिंग है या बहुवचन है। अब यहाँ लड़के लिखा है तो लड़के देख के तो आपको लगेगा ये बहुवचन है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो क्या लिखा, मेरे लड़के ने। तो जब मेरे लड़के की बात हो रही है तो एक ही की बात हो रही है, क्योंकि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ये बहुवचन नहीं, ये क्या है, एक वचन ही है। तो ये बहुवचन हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा और इसमें अशुद्ध ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है 46, निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। पहला है नाथ, दूसरा है खेत, तीसरा है त्रिकुटी और चौथा है प्रभु। तो क्या हो जाएगा इसका तद्भव कौन सा है, ये खेत है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से होते हैं जो हमारे आजकल के समय में चल रहे हैं, उसको तद्भव कहते हैं। और तत्सम किसको कहते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से जो क्यों त्यों ले लिए गए हैं, जो पहले भी यूज होता था वही आज भी यूज करते हैं, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब जो हमारे देश में ही बना हुआ था या बाहर का नहीं है। और क्या विदेशज मतलब जो दूसरे देश से लिया गया, जैसे रिक्शा हो गया जापान से लिया गया है, या जैसे जो शब्द दूसरे देश से लिए गए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। तो हमको यहाँ भारत का बताना है। पहला है पतलून, दूसरा है लाश, तीसरा है धड़ाम और चौथा है औरत। तो यहाँ का देश शब्द कौन सा है, धड़ाम। ये शब्द क्या है, ये भारत का ही है, बाकी सब बाहर का है। ये पतलून इंग्लिस्तानी वो जो गाना था वो आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, बिल्कुल गलत। कि छछूंदर को तेल मिल रहा है मतलब योग्य व्यक्ति तो नहीं है छछूंदर, उसको चमेली तेल दिया जाए। दूसरा है मिथ्या आडंबर, ये भी गलत है। तीसरा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, यही सही है। चौथा है अधिक पाने की लालच करना, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋगधन वेद या यही दूसरा वाला ऋगधन वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आप बीती शब्द में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व पुरुष, कर्मधारय या दिक्सुरु या दृगु समास। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप बीती है, आप धन बीती इसका बनेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है, बीच में कॉमा लगा होता है। द्रुग में क्या होता है कि वहाँ पे संख्याएं लिखी होती हैं, तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। तो क्या हो जाएगा इसका, वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। पर वाला क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य या नियोजन। तो कौन सा नहीं है, नियोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 तो बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेष का निर्देश अशुद्ध है। पहला 26 पूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, ढाई अपूर्ण अपूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। विकल्प में विशेषण अशुद्ध दिया गया है। तो कौन सा दिया गया, यही लास्ट वाला क्या है, ये अशुद्ध है, क्योंकि नौकर कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप भले तो जग भला, अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए क्या है, संसार भी अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संतान, कढ़ी, चील या सरसों। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है संतान। 55 का क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम करिए कि सबसे पहले कौन सी थी, फिर उसके बाद ऐसे हमको लगाना है। तो उसमें 4 दी गई, मधुबाला, मधुशाला,
निमंत्रण या मधुकलश। तो इसमें सबसे पहले कौन सी हुई थी, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले मधुशाला आई थी, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश और फिर अंतिम में निशा निमंत्रण आई थी। क्वेश्चन नंबर 57 सुमेल कीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, किसका हमको मेल कराना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1910 में हुआ था, फिर दूसरा वाला 1883 में हुआ था, और राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा ये कब बनी थी, 1918 में बनी थी। तो ये पहला ही 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 तुलसीदास के रचनाकार हैं, कि तुलसीदास एक रचना है, उसकी रचना किसने की थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशवदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसने की थी, यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 59 अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है, उषा प्रेमदा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी या सुषमा वेदी। तो इसकी किसने की थी, ये प्रभा खेतान की है। क्वेश्चन नंबर 60 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है, रैदास, दादू या कबीर या नानक। तो किसका है, ये रैदास का है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमाइन जेंडर नाउन, किसमें बताना है कि कौन सा जो नाउन है वो हमारा क्या है, फेमाइन जेंडर। फेमाइन मतलब कि उसमें क्या लेडीज होना चाहिए, मतलब स्त्रीवाचक या क्या होना चाहिए, उसमें स्त्री का होना चाहिए। तो कहीं भी दिख रहा ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, तो यहाँ पे फीमेल हमें दिख रहा है, इसमें पहले में ही फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड। दूसरे में क्या है, ऑल द यंग मैन, मैन की बात हो रही है। ऑल द मेल मेंबर, इसमें भी मेल की बात हो रही है। ऑल द ओल्ड मैन, इसमें भी मैन की बात हो रही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue। इसमें कह रहा है अगर हम लोग कोई नई भाषा या दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखते हैं, उसके शब्दों को विदाउट इंटरफेरेंस की अपनी जो मातृभाषा है उसके उसमें क्या करना, उसमें उसका यूज नहीं कर रहे हैं या उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो उसको उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, की जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उसी भाषा में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश राइटिंग, यू आर टेस्टिंग दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट दे हैव जस्ट रिटन, लिसन टू, रीड या स्पोक। कि अगर आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी इंग्लिश चेक करनी है कि वो मतलब उसकी इंग्लिश कैसी है, तो आप क्या करेंगे कि यू आर द टेस्टिंग दियर अंडरस्टैंडिंग, वो समझता है कि नहीं है, वाट दे हैव जस्ट, कि वह सिर्फ क्या करता है, सिर्फ पढ़ता ही है, वो सिर्फ क्या करता है, पढ़ता रहता है, वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 64 चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, प्लीज़ लिसन टूवर्ड योर टीचर, प्लीज़ लिसन योर टीचर, प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर। तो इसमें कौन सा सही है, पहला हमारा सही है, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, कि कृपया अपने टीचर की बात सुने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आई डोंट बिलीव हिम। दूसरा क्या है, बोथ ऑफ द अबव। तीसरा क्या है, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। चौथा क्या है, नन ऑफ अबव है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला ही सही है, आई डोंट बिलीव हिम, कि आई के साथ मतलब डू नॉट, और इसकी क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म आएगी बिलीव हिम, ये तो आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पॉइंट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कि हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें किसी में देखिए हैड दिख रहा है, इस वाले में तो हैड है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे में वर है तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में हैड और रिटर्न दिख रहा है तो यही तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथे में क्या है, वॉज दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 67 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें हमको ए एन द भरना है। कह रहा है नील आर्म स्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, कि पहले में क्या लिखा जाएगा कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये कैसे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग द फर्स्ट मैन, कि ये क्या थे, द फर्स्ट मैन, की जो
महान लोगों में थे ना, कि ये जो पहले आदमी थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था, द मून। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर, फॉर 2 आवर, एन आवर, 3 आवर। क्या होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा एन आवर। ठीक है, कभी एन के साथ क्या लगता, आवर के साथ हमेशा एन लगता है। आवर को जब पढ़ते हैं तो इसको हिंदी में आवर पढ़ते हैं ना, तो जब आवर पढ़ते हैं तो जब भी व्यंजन आता है तो हमेशा क्या लगता है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं, या ए ई आई ओ यू से अभी आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आफ्टर द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑफ ऑक्स। तो अगर ऑक्स में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो उसमें ई एन जोड़ते हैं, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। कि इसमें से हम लोग क्या जोड़ दें ग्रो में, कि ये क्या बन जाए, एक नाउन बन जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, टी एच जोड़ देंगे, तो ग्रो से क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है इसमें हमको, ये एक पैराग्राफ है, चलो छोटा सा ही है। द वर्ड स्ट्रेंथ इज़, कि जो शब्द स्ट्रेंथ है वो क्या बताता है, ये क्या है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होता है, तो मजबूती को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल नाउन में सोना चांदी ये सब आता है, कलेक्टिव नाउन में कहते हैं जिसको हम लोग जैसे कलेक्टिव में स्कूल के बच्चे हो गए, ये सब हो गया, कि जैसे आर्मी हो गई, ये सब क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन में हो गया। तो इसका हमारा दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका और क्या है दूसरा, वन वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, कि जो बदला नहीं लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसमें दिया गया होगा, द रियल स्ट्रेंथ इट इज इट वन कैरीज अवे बाय द रिसेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ द वेंजेंस, बट इट टेक अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पोजिशन, द मैन हु फॉरगिव एन इंजरी प्रूव हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर ऑफ द मैन who wrong him and put the wrong does to same. Forgiveness may even turn a foe into a friend, so mercy is not the noblest for the revenge. तो इसका क्या मतलब है कि द वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, जो बदला नहीं लेता है वो क्या है, वो एक क्या ताकतवर आदमी, इज नॉट अ क्या है, ए स्ट्रॉन्ग मैन। 72 का क्या हो जाएगा, एज अ स्ट्रॉन्ग मैन। क्वेश्चन नंबर 72 पर 73, अच्छा इसमें पोयम दी गई है, ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन का क्या मतलब होता है, अनएक्सप्लोर्ड, दूसरा हिडन, एक्सप्लोर्ड या एक्सप्लिसिट। तो क्या होता है, अनएक्सप्लोर्ड होता है जिसको पहले देखा ना गया या उसको खोजा ना गया हो। क्वेश्चन नंबर 74 आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में ए वायलेट बॉय मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें किया गया है सिमली का, किसका किया गया है, सिमली का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। सेकंड है ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। तीसरा है ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड। तो इसमें कौन सा सही है, सिर्फ पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या सिर्फ तीसरा सही है, या चौथा सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सिर्फ तुम्हारा तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सी वाला हमारा क्या है, सिर्फ सी वाला इसमें सही है, बाकी दोनों गलत हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कि कौन सा इसमें है जो दो चीज़ों को नहीं जोड़ता है, वो कौन सा है, वो हमारा क्या इफ़ है। ठीक है, उसमें क्या करता है, ये जोड़ने का काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें हमको प्रीपोजिशन भरना है, तो 77 है। ठीक है, तो ये वाला गायब हो गया क्या, हिज थ्रस्ट फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर ब्लैंक एनीथिंग
एल्स। तो हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज की उसको जो प्यास है वो किस चीज़ की है, नॉलेज की है। लेफ्ट हिम नो लेजर कि वो उसके पीछे नहीं भागा। फॉर द एनीथिंग एल्स जो दूसरी चीज़ के पीछे दौड़ा। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस कि जो फास्ट वर्ड यहाँ लिखा गया है वो क्या है, कंजंक्शन है। ही इज़ अ फास्ट राइटर इज़ कंजंक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो क्या है, ये एडजेक्टिव है कि राइटर है वो कैसा राइटर है, वो बहुत तेज राइटर है। तो ये क्या उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस कि इसमें कौन सा एक सिंपल या साधारण वाक्य नहीं है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। सेकेंड है सी रीड वॉट शी लाइक, शी डज नॉट नो गुड मैनर। तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा क्या, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो इसका कौन सा जगह, जो एक इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है, ये सेकंड वाला नहीं, क्योंकि ये देखो बीच में वाट लगा हुआ है ना, तो ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा, इसीलिए दूसरा हो गया। सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्रिया हो और उसमें कोई चीज़ें ना हो। अब यहाँ पे देखो ये पढ़ भी रहा है, रीड्स भी है और लाइक्स भी है, दो सब्जेक्ट भी हैं, शी भी है, यहाँ भी शी लिखा हुआ, तो दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 80, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज, ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एक ऐसा सेंटेंस है, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है कि ही विल बी प्लेइंग कि वह बजाएगा द पियानो इन द कंसर्ट, कहाँ पे पियानो बजाएगा, कहाँ, कंसर्ट में। डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद बजाएगा। अब कल के बाद कब बजाएगा हमें पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट कि इसका कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट दिया गया। ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दिस मैन आर जेंटल या ऑल दीज मैन्स आर जेंटल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे MEN पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैन के साथ ही आर लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी, फिल इन द ब्लैंक्स मिडनाइट, वह मेरे पास आया, कब आया, इन लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा या अपॉन लगेगा। तो उसमें क्या लगेगा, एट लगेगा, एट मिडनाइट, वो कब आया, रात में आया, एट मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग, 82 तक था ना, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैविंग अ एडजेक्टिव क्लॉज कि इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज होली सिटी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन कि ही इज जूनियर मी। तो क्या इसमें हो जाएगा, 84 में फोर्थ टू मी हो जाएगा। जब भी जूनियर होगा कभी कभार आपको लगेगा दैन होगा, लेकिन ये दैन कभी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा टू ही लगता है इसमें, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन, आइदर ही इज मैड, आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, आइदर के साथ हमेशा और लगता है। तो जो कभी भी आइदर आएगा तो अपने आप ही आप जान जाएंगे क्या लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा। और नाइदर अगर होता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉट लगता है। आइदर ही इज मैड और ही फेक मैडनेस, या तो वह पागल है या तो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस कि इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में दिया गया है। पहला है समवन में स्टील द बाइसिकल, दूसरा है सम बॉय वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, तीसरा है द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, चौथा है माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ही हमारा हो जाएगा करेक्ट कि माई वॉच वॉज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 87,
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इन द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? डू इट, इट बी डन, इट विल बी डन, इट इज डन, या लेट इट बी डन। तो क्या हो जाएगा इसका चौथा हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, लेट इट बी डन। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, कि इसमें कौन सा क्या है बहुवचन है? इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस या क्राइटेरिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा क्राइटेरिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन द प्लूरल, इसमें बताना है कौन सा इसमें प्लूरल है। तो न्यूज़, न्यूज़ एक वचन ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, माइस या बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स क्या है गेम ही है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा माइस हो जाएगा। 89 का माइस, ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 ही वॉज अ ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, कि वह एक अनाथ है और अपने अंकल के साथ रहता है। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन, कि जो ऑर्फन शब्द है उसका क्या जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, फेमाइन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है? तो ये क्या है? ये कॉमन जेंडर है। अब इसके बाद क्या है उर्दू है। तो ना उर्दू आपको आती है ना उर्दू हमको आती है, तो उर्दू वाला हम लोग छोड़ देंगे। उर्दू के बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ? उर्दू के बाद संस्कृत। तो संस्कृत भी करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, दो ही करने हैं, तो एक मैंने आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश। कहेंगे तो लाइए ये भी बता ही देते हैं, संस्कृत का भी सॉल्व करा ही देते हैं। गोधूम शब्द का अर्थ है, का क्या अर्थ है? गोधूम का गेहूँ है। दूसरा क्या हो जाएगा? गेहूँ को चावल ना लग जाए। दूसरा क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तल्य, महोषधि या संतरियम या नमस्ते। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका नमस्ते हमारा विसर्ग संधि का हो जाएगा। नमः नस्ते बनेगा, दो बिंदियाँ बीच में आ जाएंगी, जब भी दो बिंदियाँ आएंगी तो हमारा क्या हो जाता है? विसर्ग संधि बन जाता है। 63 कह रहा है कि स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 64 बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका का कौन सा प्रत्यय है? नहीं, हाँ, बालिका इस पद में प्रत्यय है। चाप, याट, डाप या टाप। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा टाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर्यंत में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है। तो प्रा, प्रा या परि, परि परिधन अंत हो जाएगा, तो पर्यंत मिलकर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 सर्वनाम शब्द है। पुत्रः, स्थूलः, सर्वः या प्रातः। तो इसमें कौन सा बन जाएगा? सर्वः क्या है? ये सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 67 कुंजर शब्द का अर्थ, कुंजर शब्द का अर्थ है सर्प, हिरण, हाथी या सुअर। तो क्या हो जाएगा? कुंजर मतलब हाथी होता है। क्वेश्चन नंबर 68 मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है। तो मात्र का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होता है? मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 सुबंधु की रचना की थी। स्वप्न वासवदतम, मेघदूतम, वासवदता या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो किसने की थी? ये वासवदता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? हा, री, व्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर कौन सा है स्वर? ये दूसरा वाला है, री जो है ये हमारा एक स्वर है। क्वेश्चन नंबर 71 और 72 में क्या बताना है कि इसमें हमको यहाँ पे दिया गया है पद्यांश पढ़कर उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? समाजे सर्वत्र दुर्जनः, की समाज में हर तरफ दुर्जन लोग ही हैं। पीड़यन्ते जनाना, जो लोगों को पीड़ित करते हैं। यद्यपि सज्जनाना संख्या अधिक अस्ति, कि सज्जनों की संख्या अधिक है। तदापि दुर्जना एकः प्रबला इति महादाशतम, कि दुर्जन कम होने पर भी क्या अधिक शक्तिशाली हैं। तो पहले पूछा गया किसकी संख्या कम है, तो संख्या किसकी कम है? संख्या कम है दुर्जनों की ही। किनकी संख्या कम है? दुर्जन की कम है, लेकिन क्या ये शक्तिशाली ज़्यादा है। उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं?
क्यों दिखते हैं कि ये तो ही सज्जना प्रायः तटस्था भवंती, या वो क्या रहते हैं, जो सज्जन होते हैं वो तटस्थ रहते हैं, ना वो इनकी ओर होना चाहते हैं ना वो उधर होना चाहते हैं। जैसे ना कोई बीजेपी जाना चाहता है ना कांग्रेस, वो क्या रहेंगे, मतलब तटस्थ रहेंगे। यदि दुर्जनाना प्रतिपदा विरोधा सज्जना, कि यदि दुर्जन जो लोग हैं प्रतितंत्र विरोधा सज्जना, की सज्जन लोग का विरोध करते हैं, क्रिश्चियन तहीं निषेचना समाज निर्भयो भविष्यति, कि अगर ये लोग उसका विरोध करेंगे तभी क्या होगा, समाज हमारा निर्भय होगा। तो हमारे समाज में क्या क्वेश्चन है, गद्य में अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखाई देते हैं, तो क्या है, क्योंकि सज्जन लोग क्या है, तटस्थ हैं, कि वो किसी की तरफ नहीं है। ठीक है, अगर अगर आप लोग तटस्थ रहेंगे, किसी की ओर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे भारत अगर चीन से वार क्यों हारा, क्योंकि ना भारत अमेरिका के साथ गया ना रूस के साथ गया, तो ना हमारी मदद रूस ने की ना हमारी मदद अमेरिका ने की, और हम लोग 1962 में चीन से हार जाते हैं। अगर एक भी हमने अगर पच्चू समय ले लिया होता तो हम युद्ध ना हारे होते, और हमारा ये कश्मीर का जो इस हिस्सा है या जो भाग है वो चीन लेके, न सियाचिन और ये चीज़ें लेके बैठा होता, अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें श्लोक पढ़ना है और हमको बताना है इसका उत्तर। ठीक है, इस श्लोक का भाव है, महान वृक्षो जायते वर्धन्ते च तचैव भूतानि समाश्रयन्ति यथा वृक्ष दहाते च तदाश्रया अनिकेता भवंती। इसका भाव क्या है, वृक्ष महान होता है, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए, वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। तो यही चौथा वाला हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा, कि इस पर सभी लोग रहा करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। अब 74, उपयुक्त श्लोक में भूतान शब्द का तात्पर्य है, कि भूतान शब्द इसके में किसके लिए प्रयोग किया गया है, वृक्ष के लिए, आश्रय के लिए, प्राणी के लिए या नाश के लिए, तो यह प्राणी के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो भू धातु का मध्यम पुरुष, लोट लकार मतलब वर्तमान काल, नहीं लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लोट लकार निकालना है, मध्यम पुरुष और एक वचन, तो क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, मनोरथा में संधि है, कौन सी संधि है, मनोधन रथा, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम अश्रुणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 78, आशनि शब्द का पुल्लिंग है, आशनि शब्द का पुल्लिंग क्या है, शब्द है क्या है, ये पुल्लिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 79, तथा नृपयो नुगमन्ते में वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 80, यूप दारू पद में समास है, यूप दारू शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 81, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या एक वचन और बहुवचन दोनों है, तो इसमें कौन सा, ये बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 82, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, किसमें, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा है, भानु, रामा, वाच या फलम, तो राम वाला क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेजते में संधि है, गुण संधि है, पूर्व रूप है, वृद्धि है या पर रूप है, कौन सी है, इसमें पर रूप है। क्वेश्चन नंबर 84, वा वर्ण का उच्चारण स्थान है, दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत या तालु, तो क्या है, ये दंतोष्ठ में है। क्वेश्चन नंबर 85, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, क्या है, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द, हनु, उरु, जानु या जघन, तो इसका क्या हो जाएगा, जानु, घुटने के लिए उसको क्या कहते हैं, जानु कहते हैं। ठीक है, तो अब तो याद ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, संस्कृत के एकोन चत्वारिशत को कहते हैं, किसको कहते हैं, 49 को, 29 को, 39 को या 59 को, तो ये किसको कहते हैं, ये 39 को कहते हैं। एकोन मतलब एक कम, और चत्वारिशत मतलब चत्वारी मतलब 4 और शत मतलब 0, 40 में से एक कम कर देंगे तो 39 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति
किसका रूप है? द्वय, द्वयम, द्वय और द्वय। तो इसका क्या बन जाएगा? द्वय हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ददति रूप है, ये ददति किसका है? तो ये हमारा बन जाएगा लट लकार, ये वर्तमान काल वाला बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, गुरूपदेशा शब्द में प्रयुक्त संधि है यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। तो इसमें कौन संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 90, उपसर्ग है परः, कुत्र, यदा, यत्र, ये क्या है? ये परासंधि है। उपसर्ग क्या है? एक परासंधि है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, अब हम लोग गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की हम लोग वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका आयतन का क्षेत्रफल ना बढ़े। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन कि सबसे पहले 60% की वृद्धि हो रही है, तो 60 पहले लिखने, हाँ 60% की वृद्धि हो रही है तो 60 ऊपर लिख लेंगे। और वृद्धि कितनी है? 60% की है, तो 100 में वही 60 नीचे जोड़ दिया जाएगा और गुणे 100 कर लो। अब जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 60 बटे क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 37.5 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 क्या है? हमारा यही ऑप्शन दिया गया है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक घन का आयतन, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कह रहा है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इकाई में है। क्या है? अगर घन का आयतन हम लोग मान लेते हैं, उसकी भुजा a है, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा उसका a क्यूब। आयतन, क्योंकि उसका क्या होता है, जब भी किसी क्यूब का या घन का निकालते हैं तो आयतन a क्यूब होता है। कह रहा है कि अगर मतलब जो घन में फलक की संख्याएं कितनी होती हैं? घन के कितने फलक होते हैं? घन के 12 फलक होते हैं। घन के फलक कितने हैं? 12 फलक हैं, ठीक। तो यही a क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 12a के बराबर हो जाएगा। तो a के यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? संपूर्ण जो पृष्ठ होता है वो होता है 6a स्क्वायर के बराबर। तो 6 यहाँ हो गया और a स्क्वायर का मान क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। तो 12 छंग क्या हो गया? 72। तो यही हमारा 72 क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 72 दिया गया है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसी को हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पर टिक लगा देंगे, दूसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। यदि 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10 और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है, तो 2016 में उसका वेतन कितना था? ठीक है, ये करना है हम लोगों को। तो 2016 में हम मान लेते हैं उसका वेतन x रुपये था। अब उसका वेतन कितना कितना बढ़ा? एक बार बढ़ा है 10%, क्योंकि 100% होता ही है, उसका वेतन 100% था, 10% बढ़ा है, मतलब 110/100 लिख सकते हैं। दोबारा कितना बढ़ा है? 15%, मतलब 115/100 लिख सकते हैं। और कितना हो गया है अब हो गया है 1,26,500 रुपया। बहुत कमा रहे हैं ये, इनके पास छापा ही पड़ेगा। अब क्या है? अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये जीरो कट जाएगा और तो कुछ कटना नहीं है। 11 से कटेगा, 11 एक कन्नम 11, एक बचेगा, कट जाएगा बिल्कुल। तो इसको काट दीजिए। 11 एक कन्नम 11, एक बचा। फिर 16 हो गया, 11 कन्नम 11, 5 हो गया, 11 पचे 55 और डबल जीरो। 115 यहाँ दिया ही हुआ, तो 115 और 115 कट गया, इधर बचा 100 और इधर 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 जीरो टोटल हो गए। और यहाँ पे कितना हो गया?
यहाँ पे 2 जीरो पहले से था, तो x बराबर कितना हो गया, 3 जीरो इधर 2 जीरो इधर, मतलब टोटल 5 जीरो हमको लगा देने हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 जीरो है कहीं पे आंसर में, ये चौथा वाला है, इसी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक के और उसके एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो एक संख्या हमको 48 दे दी गई है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, और इसका क्या महत्तम और लघुत्तम दिया गया है। लघुत्तम कितना है, 432 है, और महत्तम कितना है, 6 है। तो अब इसी को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 6 से 48 कट जाएगा, 6 अठे 48, और 8 से ये कट जाएगा, 8 पन 40 और 8 चौक 32। तो x बराबर क्या हो गया, 54 हो गया। 54 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, चौथा नंबर हमारा दिया गया है, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी दिन की भी समस्या हम ही लोग सॉल्व करेंगे। तो महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को है, शुक्रवार जो है 16 को है तीसरा। लिख लीजिए चाहे पहले, तीसरा जो है फ्राइडे या शुक्रवार जो है इनका, ये पड़ रहा है किस तारीख को, 16 को। तो सेकंड वाला कब पड़ रहा होगा, ये 9 तारीख को, 7 दिन पहले पड़े होगा, तो 9 तारीख को ये पड़ रहा होगा। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को है, शुक्रवार है। ठीक है, तो पहला तो तथा महीने का जो पहला है वो कब पड़ा होगा, ये पड़ा होगा 2 तारीख को। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो अगर ये दूसरा दिन शुक्रवार है तो पहला दिन महीने का पड़ा होगा कौन सा दिन, पहला दिन पड़ा होगा बृहस्पतिवार। तब महीने का अगर महीने का पहला मंगल पड़ा है 6 तारीख को, अगर जब पहला दिन हमारा बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है तो 6 तारीख को हमारे, क्योंकि शुक्रवार शनिवार रविवार सोम मंगल, मंगल कब पड़ेगा, 6 तारीख को पड़ेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख पड़ेगा, तो चौथा, तो इसी में 7 दिन हम लोग जोड़ देंगे, तो कब पड़ेगा, ये 27 तारीख को पड़ेगा। 7, इसको 3 बार आप 7 जोड़ दीजिएगा, 21 अगर जोड़ देंगे सीधे 21 और 6 क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, 27 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो इसके कितने शीर्ष इसमें होते हैं ये हम लोग को सॉल्व करना है कि हाउ मेनी वर्टेक्सेस आर इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 97 क्वेश्चन, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। कि मतलब उसने 6 केले खरीदे हैं। ठीक है, ये रुकिए पहले इसको लिख लीजिए, क्रय मूल्य, मतलब लाभ हानि तभी हम लोग निकाल पाएंगे। ये क्रय मूल्य है, इसी को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कि मतलब वो जब 6 केले खरीद रहा है तो उसको 10 रुपया देने पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य, अब ये बेच कितने में रहा है, खरीद तो ये रहे इतने में, इसी को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब ये बेचते हैं तो 4 केला बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये 6 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रुपए को अभी हमें नहीं देखना है, हमको क्या करना है, ये संख्या बराबर करनी है 6 और 4 को। तो अगर 6 और 4 का अगर हम लोग अगर लासा निकालें तो 12 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग 12 करेंगे तो 2 से गुणा कर लें, कि अगर हम लोग देख लें कि 12 केला अगर ये खरीदेंगे तो इनको कितने का पड़ता है, अगर 6 केला इनको 10 रुपये का पड़ रहा है तो 12 केला कितने का पड़ेगा, 20 रुपये का पड़ेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और यही अगर 4 केला है बेच रहे हैं तो अगर ये भी अगर 3 से गुणा करते, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 केले अगर ये बेचते, अगर 3 का गुणा यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी 3 का क्या होगा, गुणा होगा, तो 6 18 रुपये। मतलब अगर 12 केले ये खरीदते तो 20 रुपये में खरीदते, और जब ये बेच रहे हैं तो वही 12 केले जब ये बेच रहे हैं तो 18 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ ये खरीद महंगा रहे हैं और बेच सस्ता रहे हैं, तो इनको क्या होगा, नुकसान होगा। पहली बात तो इसमें
हानि पहले दिया गया, हानि हो रही है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 20 रुपये। 18 मतलब 20 में खरीदे हैं और 18 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए की हानि हो रही है। और खरीदे कितने हैं, तो क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है, और गुणे 100 लगा देते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 20 पंचे 100 हो गया, 5 दूनी 10, मतलब 10% की इनको क्या हो रही है, शुद्ध हानि इनको हो रही है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 91, 92, 93, 67, अच्छा इधर इंग्लिश में दिया तो है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थान हम लोग को भरना है, ठीक है। कह रहा है कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अगर आप लोग को याद है तो। अरे इसको थोड़ा ऊपर ही कर दें, गलत जगह हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, यही 1/1000 हो जाएगा अगर इधर जाएगा। तो यही जहाँ दिखाई देगा इसी पर टिक लगा दीजिए। तो 98 का कौन सा हो जाएगा, पहला ही एक को, इसमें क्या हो जाएगा 98 का 1/, अच्छा इसमें ऑप्शन नीचे दिए BC AB AC और CD दिया गया, तो पहला तुम्हारा सही है, ठीक है। अब इसमें क्या 10⁻³ ये भी हमारा सही है, और इसमें चार चार संख्या इसलिए ये गलत हो गया, 3 पे होता तो ये बन जाता 1000 किलोग्राम, तो गलत हो गया। ए और बी किस में दिया गया, ए और बी हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो यही बी वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है 0.01 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा, कि 0.01 को हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 0.01 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको प्रतिशत में लिखेंगे, मतलब 100% है तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। इसको अगर करेंगे तो क्या खोल देंगे ब्रैकेट, चाहिए नीचे वाला तो मिटा ही नहीं पहले, कि नीचे लिखना पड़ जाए, ठीक है। तो 0. अगर 1 से करेंगे तो 2 अंकों की संख्या पे दशमलव लगा था, 2 अंकों की संख्या के बाद। अब स्क्वायर करेंगे तो कितनी संख्या बाद हो जाएगा, 4 संख्या के बाद हो जाएगा, और गुणे 100 है। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 संख्याएं ये सरक जाएगा, तो ये 0.01% हो गया। और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो 0.01 या क्या हो जाएगा, 0. ये प्रतिशत में लिखा, तो अगर जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या पे था तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/100 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा यही आंसर 1/100 दिया है, 1/100 बी वाले में दिया गया है। और कहीं दिया है, और दिया गया है, और दिया गया है ए और 1/100, 1/, ये भी हो जाएगा, ए और डी हमारा नहीं, बी दिया है ना, बी हो गया, और 0.1, तो इसमें हमारा क्या क्या बन जाएगा, तो यही प्रतिशत वाले बन रहे हैं, ए और डी, ये वाला हमारा ए बन जाएगा और डी वाला बन जाएगा। इसमें बी बनेगा ना, तो ए वाले की जरूरत ही नहीं, ए और बी और डी, बी और डी दिया है, बी और डी अगर नहीं दिया है तो ये वाला कर लीजिएगा, ए और बी जिसमें भी है, पहला वाला हमारा इसका उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर और उनका गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। ये पिछले पेपर में भी 2021 वाले में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब कह रहा है अगर 2 संख्याओं का अंतर, मतलब एक x और दूसरी y, अगर इसको घटाते हैं तो 5 आता है। और फिर कह रहा है कि अगर उनको हम लोग क्या करते हो, दूसरा कह रहा है उनका गुणनफल, मतलब अगर उनको गुणा कर लें, x गुणे y कर लें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमको बताना है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब पहले x और y निकालिए फिर उनको उल्टा करना है। तो ये देखिए 36 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 9 चौक 36 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और 9 में से अगर 4 घटा दें तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो x हम मान सकते हैं 9 है, और y कितना है 4। इसको तोड़ लीजिए, 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाएंगे कभी 5 नहीं आएगा। इसको आप चाहे जो तोड़ लीजिए, 9 और 4 ही आएगा। तो 9 हमने पहले क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो उत्तर आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो x वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो x हो गया 9 और y हो गया 4।
अब पूछ क्या रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, हमको x और y पता चल गया, x कितना हो गया है, x हो गया है 9, तो व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम का अंतर निकालेंगे। तो इसमें व्युत्क्रम एक हो गया, x हो गया ये 1/9 और ये क्या हो गया, y हो गया 1/4, इनका अंतर निकालना है। इसमें कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है, तो 1/4 में से 1/9 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 1/4 में से 1/9 घटाएंगे तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 36 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। तो 5/36 आप किसी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो क्या करना है, जो बढ़ाया गया है पहले 100% था, तो ये क्या आ जाएगा, 110 हो गया, 110/100 हो गया। फिर दूसरा क्या है, चौड़ाई भी नहीं घटाई जा रही है ना, तो ये 90 हो जाएगा, बढ़ा नहीं रहे, 90/100 हो गया। ये क्या हो गया, 20, इसमें भी घटाई जा रही, तो ये 80/100 हो गया। और क्या है, ये ऊंचाई बस 5% बढ़ाई गई है, 105/100 हो गया। तो 2 जीरो आप लोग ऐसे सीधे काट लीजिएगा। और कुछ हो सकता है, बाकी इन तीनों का आप गुणा कर दीजिए, इन तीनों का गुणा कर दीजिए आप, जो भी आएगा इससे हम लोग कर लेंगे इसको, कि करके दिखाना ही पड़ेगा। करके ही दिखाते हैं। तो हमने इसको या तो इससे फार्मूलेस कर लीजिए, इसको काट दी, इसको मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, जो आएगा इसको भाग 1, 2 जीरो हटा दीजिएगा, बस जो उत्तर आ जाएगा इसी से आपका सीधे उत्तर मिल जाएगा। या तो आपको करना है तो फार्मूले के तहत भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत ही दिया गया, 3% दिए गए हैं, 10, 20 और 5 का। तो इसमें 1%, क्योंकि पहला क्या घटाया जा रहा है, तो इसमें -10 लिख लीजिएगा, -10 हो गया। और दूसरा भी क्या है, 20% जो चौड़ाई है वो भी क्या हो रही है, घटाई जा रही है, प्लस यही 10 गुणे 20 ए और बी बटे क्या होता है, 100 होता है। तो इन दोनों जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा, -30 हो जाएगा। और 10 और 20 के दोनों जीरो जीरो कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये क्या आएगा, -28% आया अभी, ठीक। ये भी सिर्फ 2 का हमने निकाला है। अब 28 और 5 के बीच में भी निकाल लेंगे, तो 28 हमको पता चल गया, ये 28 आया है, तो ये 28 लिखा रहने दीजिए, ठीक। -28, अब -28 और दूसरा क्या है, ये बढ़ रहा है, तो ये प्लस का हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस -28, 28 गुणे 5/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको सॉल्व करने पे आएगा -488/20। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा -24.4% आ जाएगा, इतने की क्या ये कमी हुई है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 24.4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, किसी कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, अच्छा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श लगाने पर टाइलों की वर्गाकार संख्या कितनी होगी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 902 मीटर हो जाएगी। तो अगर फर्श का अगर हम लोग पूरा क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि कितनी फर्श पे हमको टाइल लगानी है। तो क्या हो जाएगा, 1517 गुणे 902, ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। अब क्या कह रहा है, इसमें हमको क्या लगानी, वर्गाकार निकालनी है। तो इसी 1517 का और 902 का हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, इसका मासा निकालेंगे। तो जब मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मासा आएगा 41। तो जब इसका 41 आएगा तो इसी को क्या करना है, इसी को हम लोग को 41, क्योंकि टाइल्स लगा रहे हैं तो 41/41 से इसको भाग कर देंगे। तो इसको काट दीजिएगा, तो टोटल में आंसर अंतिम में आएगा 814। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 814 देखिए कहीं दिया हुआ है, 814 पहला ही ऑप्शन दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच नहीं, ये तो हो चुका है पहले ना। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 103, गुणनफल
21 53 पावर 16 67 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस पे सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ हम लोग इसमें पावर की पोजीशन देखते हैं कि क्या पावर दी गई है। ठीक है, तो पावर इसमें दिया गया है 167। तो इसको क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16 बच, ये तो पूरा गए, और 4 एकनम 4 बचा कितना 3 बचा, मतलब 3 शेषफल बच गया। तो यही अब हमारी जो पावर है इसको हम लोग क्या करेंगे, इकाई का स्थान निकालना। ये पावर 3 बची है अब हमारी। ठीक है, तो अब ये अंतिम की संख्या ले लीजिए, उसको ही 3 बार लिखना है क्योंकि पावर इसकी क्या है, घात 3 है। तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, मतलब अंतिम में 7 आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अंतिम में 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, यदि एक भिन्न के अंश, यदि, हाँ ये तो सही था, इसको क्या करने मिटा दिए। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 3/5 हो जाती है। ठीक है, तो बढ़ा दीजिए। अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भिन्न क्या है, एक ऊपर वाले को अंश और हर, तो x मान लेते हैं और नीचे वाले को y मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश को 20% और हर को 25% दोनों को बढ़ा दिया जाता है। तो ठीक है, तो जो हमारा अंश था उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 20% बढ़ा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो सीधे 120 कर लेते हैं। 120 सीधे कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x और y है। ठीक है, ये हमने मान लिया है, ये हर और अंश है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो 20% बढ़ाना है तो इसको 120/100 कर लीजिए। और नीचे वाले में क्या किया गया, इसको कितना करना है, हर को 125, इसको 125/100 कर लीजिए। तो हमारा संख्या क्या हो जाती है, 3/5 हो जाती है। ठीक है, 3/5 हो जा रही है। ठीक, तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कट जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 125 को, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ऊपर बचा है 6x/5 और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 5y/4 बराबर 3/5। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 थोड़ा कहीं ऊपर ही लिख लेते हैं। तो 6 थोड़ा मिटाएं ऊपर, इधर ऊपर समझ में आ ही गया है, इसको मिटा के करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 6x/5। अब नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो बदल जाएगा, 4/5y। और यहाँ पे क्या था, 3/5 दिया गया है। तो अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, 5 से 1 5 कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर तो 1/1 हो गया है, इधर तो कुछ बचा नहीं। इधर बचा है 4 दूनी 8x। और यहाँ क्या बचा है, 5y बचा है। इधर क्या है, 1/1 है। तो x/y क्या होगा, 5 उधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5/8 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसको पहले मिटा के ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग मस्त टिक मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 5/8 कह रहा 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं इससे जो हैं, जो 8 से कट जाएंगी। तो 8 से संख्या का नियम क्या कहता है कि अंतिम की 3 संख्याओं को अगर 8 से कट जाती हैं तो वो संख्याएं क्या होंगी, 8 से विभाजित हो जाएंगी। 240 है अंतिम में, तो 8 त्रिक 24, ये कट जाएगी, ये हो जाएगा। अंतिम 128 है, 8 का नाम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, ये भी संख्या कट जाएगी। अंतिम में 220 है, तो 8 दूनी 16 और बचेगा 6, तो 60 8 के पहाड़े में नहीं आता। 124 है, 8 का नाम 8 बचा 4 और 44, तो ये भी नहीं आएगा। तो पहली और तीसरी संख्या हमारी कट जा रही है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, कि पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से बताइए कि कौन सा संख्या क्या है पाइथागोरस के हिसाब से सही बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है कि इसमें एक संख्या को m मानते हैं कि ये एक संख्या है, फिर दूसरे को m² - 1 और तीसरी क्या होती है m² + 1 के हिसाब से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें कोई भी एक संख्या आप मान के देख लीजिए। जैसे आपने मान लिया 6 जो आपका है ये m है, तो m² + 1 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 छरंग 36 और 1 37। तो ये 37 है, इसमें
इसमें 37 नहीं दिया गया है, तो मतलब ये वाला हमारा नहीं बनेगा। दूसरा करके देखिए, दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला दिया गया है, दूसरे दूसरे सबको अगर बराबर करके देख रहे हैं, अगर 6 स्क्वायर है, मतलब जैसे त्रिक सबसे छोटी संख्या क्या कह रहा है, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो अगर ये सबसे सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है, अरे पहले इसको लिख लो, तो इसको हम लोग करेंगे, पहला करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर 100 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ही हमारा सॉल्व हो गया, पहला ही हमारा बन जाएगा कि सबसे छोटी संख्या 8 हो। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमारा पहला ही बन जाएगा। 6 8 10, 8 15 17, लेकिन सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसलिए ये वाला हमारा बनेगा, लेकिन क्या है कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं बन पाया। दूसरा वाला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 8 8 64 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो गया, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तीसरा है, इसमें भी 8 सबसे छोटी संख्या इसमें दी गई है, तो ये बनने की इसकी उम्मीद है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 17 क्या होता है 289 होता है, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 और 2 बन जाएगा ये 289 बराबर 289, तो ये वाला हमारा बन जाएगा, क्योंकि इसमें 8 सबसे छोटी संख्या भी है और ये क्या है पाइथागोरस त्रिक भी बन रहा है। यहाँ पे सबसे छोटा 8 है, लेकिन इसको जोड़ेंगे 64 के स्क्वायर करेंगे तो 512 से पहले ही बाहर निकल जाएगा, तो अंतिम वाला संभव ही नहीं है। कह रहा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 जेड 8 दी गई है, 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या करते हैं, 9 का विभाज्य का नियम क्या कहता है, पहले सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 7 8 7 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16 और 16 4 20, तो 20 20 को अगर हम लोग 9 से 20 को 9 से भाग नहीं दिया जा सकता है, 9 के पहाड़े में क्या आता है 9 त्रिक 27 आता है, अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ दें तो ये 27 बन जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह हम लोग 7 जोड़ देंगे, जेड की जगह अगर 7 होता तो क्या हो जाता है, ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाती। क्वेश्चन नंबर 108, 21 60 बराबर 2 a की पावर a b 3 की पावर b और 5 की पावर c, तो 3a 2 माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको करना ही पड़ेगा, बिना किए ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एलसीएम पहले आप लोग निकाल लीजिएगा कि हम ही निकालेंगे। 2 1 6 0 का एलसीएम, 2 1 6 0 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 2 1 का नम 2, 2 से तो कटेगा ही, और 2 2 8 16 0 2 आएगा, तो निकाल ही लेते हैं, क्या ही इसको हिसाब लगाएं ज़्यादा। 2 1 6 0, 2 1 का नम 1, 2 8 16 0, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8 0, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से करेंगे 2 कम 1, 2 तिहाई 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर किससे होगा 5 3 8 1 9, 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12 12, 1 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 से हो जाएगा, 3 का नम 3 और 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15 और 5 आ जाएगा, तो 2 1 2 3 4 2 आ रहा है, ए हो गया, मतलब 2 आ रहा है कितनी बार, 2 आ रहा है 4 बार, तो ए बराबर हो गया 4। बी क्या है, बी 3 है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 ही बार आ रहा है, और सी है 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो कह क्या रहा है कि हमको करना है इसमें 3 की पावर ए रखनी है, ठीक है, 3 की पावर 4 रखनी है, और 2 की पावर माइनस बी मतलब -3 रखना है, और 5 की पावर -1, सी कितना है 1 है, तो इसको कर लेंगे, तो 3 को हम लोग करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, माइनस में पावर है तो ये क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, अच्छा उसी के बगल लिख लो, चाहे सीधे ही 2 लिख लेना नीचे, और 5 भी क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81, और नीचे गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, 81/40, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला हमारा
हमको सही दिख रहा है 81/40। हाँ यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 81/40। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। कि 3 9 27 है, 2 चौक 8 है, 3 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27, सब में क्या हो रहा है, वर्ग किया जा रहा है। अगर दो का क्या कर वर्ग कर रहे हैं, इसका घन किया जा रहा है। अगर 2 का घन कर देते हैं तो 8 बन जाता है, 3 का घन कर देते हैं तो 27 बन जा रहा है, 4 का घन कर देते हैं तो 64 बन जा रहा है, तो 1 का घन करेंगे तो क्या होगा, 1 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 110 110 कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है आयत चित्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, ये भी दूसरे सेम से कम, और चौथा क्या, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तो किससे करते हैं हम लोग, आयत चित्र द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि a प्लस बी बटे सी बराबर बी प्लस सी बटे ए बराबर सी प्लस ए बराबर बी, तो k का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि a प्लस बी इसका चाहे मान रख के देख लीजिएगा, मान तो दिया नहीं है तो सबको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। a प्लस बी बराबर k सबको दिया माना है, तो a प्लस बी बटे सी बराबर k है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, c k हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही दूसरा बन जाएगा, b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a k हो जाएगा। और तीसरा अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा कि c प्लस ए बराबर b k बन जाएगा। ये बन गया। तीनों समीकरण को हम लोग क्या कर लें, जोड़ लें आपस में। तो अगर तीनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 बार a हो जाएगा, 2 बार b हो जाएगा और 2 बार c हो जाएगा। और बराबर में क्या आएगा, k सब में कॉमन है, क्योंकि a k है, b k है और c k है, तो k को कॉमन ले लें और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 अगर हम लोग क्या करें, अगर 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ भी क्या बचा है, k a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, तो ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, तो k बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमें सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड पे टिक लगा देना है, थर्ड वाले पे। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज क्या होता है कि जिनकी अगर हम लोग 2 भुजाएं, जो छोटी भुजाएं होती हैं, अगर उनको जोड़ें और वो तीसरी भुजा से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हमारा बन सकता है। तो इसमें सबको जोड़ लीजिए कि जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको अलग कर दीजिए, जैसे 8.1 अलग कर दीजिए और बाकी 2 को जोड़िए, 5.9 और 4.2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये दोनों जोड़ने पर 8.1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 मतलब बन सकता है। और कोई करके देखिए, 5.9 और 1.2 जोड़ेंगे तो ये 8.1 से बड़ा होगा, नहीं होगा तो नहीं बन सकता है। और फिर तो बाकी बनने की संभावना ही नहीं है। अगर 4.2 और 1.2 जोड़ते भी हैं तो ये 5.2 8.1 से बड़ा नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश में अगर इतना जोड़ देते हैं तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो हमारा अंश है उसको हमने थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखा जाए, हाँ नीचे जगह हो जाएगी। यदि हम मान लेते हैं जो अंश है, ये क्या है, हमारा अंश को हमने मान लिया है x, ठीक है। तो हर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हर भिन्न अंश के दुगने से एक अधिक। तो अगर अंश क्या है, x है, तो ये दुगने से एक अधिक हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। कह रहा है अंश में 2 जोड़ने पर, अंश क्या है, x है, तो अंश में हमने 2 जोड़ दिया। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, हर हमारा क्या था, 2x + 1 था, इसमें से 3 घटाए दे रहे हैं, तो क्या होता है, संख्या हमको 1 प्राप्त होती, मतलब 1/1 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x/2 हो गया
और 2x माइनस 2 हो गया बराबर 1/1 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा पेज ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 2। तो x को एक साइड ले आएंगे और 2 को एक साइड कर लेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 2x के नीचे ही लिख देते हैं ना, हाँ, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा और उधर 2x उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 4 बराबर x, तो x क्या आ गया 4 आ गया। x क्या माने थे, अंश को माने थे, और हर कितना था, हर था 2x प्लस 1 था, तो इसको भी निकाल लेंगे। 2 गुणे 4 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा हर हो गया 4, अंश हो गया 4 और हर हो गया 9। तो 4/9 जहाँ भी आपको दिख जाए उस पर आप लोग जय माता दी कर टिक मार दीजिएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो 4/9 हमको पहले वाले में ही दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए -9 माइनस, इसको ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ करे दे रहे, तो -9 को ब्रैकेट से आप खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -9 ही रहेगा। माइनस ये लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा लीजिए, -8 भी हमने खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ब्रैकेट रहने देंगे। 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 3 इधर 4 उधर, 7 बचेगा, क्या बचेगा 7। 13 में से अगर 7 घटाएंगे 6 बचेगा ना, 6 बचेगा। एक और पीछे कीजिए, हाँ, 13 में से 7 गया तो बचा 6, और यहाँ बचा है डिवाइड, फिर -9 ये बचा है, -8 है, तो 6 चौक 24 और बाहर क्या है प्लस ही है, तो यहाँ आ जाएगा +4। फिर -8 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं तो बचेगा -4, ब्रैकेट के अंदर है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -5, हमारा उत्तर होगा। तो -5 अगर कहीं दिख रहा है तो उस पर टिक लगा दीजिए, तो -5 हमारा तीसरा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, अगर यदि मासा ए और 8 का अगर मासा निकालते हैं तो 4 आता है और लासा निकालते हैं तो 24 आता है, तो पूछ रहा है कि ए का मान कितना होगा। तो ठीक है, कह रहा है तो ऑप्शन से रखना है तो ऑप्शन से रख लीजिए कि मासा है लासा, अगर दोनों का वही कर लीजिए, गुणन ही कर लीजिए ना, ए गुणे 8 है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और लासा और मासा के क्या होती हैं बराबर होती हैं, लासा है उसका 24 और ये मासा है उसका 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 8 से ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 24/8, 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 4 तियाई 12, तो ए कितना आया हमारा 12 आया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे, टिक लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, ठीक है, कि 46 मीटर है, तो कह रहा है कि उसमें अगर 46 मीटर कहाँ गया क्वेश्चन, यदि आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे पाइथागोरस करके हम लोग निकाल लेंगे उसकी चौड़ाई। तो ये हमारा आयताकार खेत दिया गया है और इसका विकर्ण जो है ये है 17, और इसकी तथा परिमाप क्या है 46 मीटर है, लंबाई कुछ नहीं दी गई, परिमाप क्या है मतलब 2l+b बराबर दिया गया है 46, तो l+b क्या हो जाएगा 2 से अगर भाग कर देंगे तो हो जाएगा 23, मतलब लंबाई और चौड़ाई जोड़ते हैं तो हमारा 23 आता है। और हमको क्या निकालना है इसका खेत क्षेत्र का, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है इसके अपने खेत का जो भी इनका है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे
तो ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका विकर्ण 17 हो गया, ये 17 है, और हमको कहाँ चला गया, ठीक है। तो L इंटू बी निकालना, L प्लस बी दिया गया है और ये कर्ण दिया गया है। तो वही मान के करिए, एक L बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस बी हो जाएगा। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। तो एक को x मान लीजिए, किसी को भी, चाहे लंबाई को मान लीजिए, लंबाई को नहीं, इसकी चौड़ाई को आप x मान लीजिए। चौड़ाई क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है x। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 23 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा, एक्स का स्क्वायर और 23 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा छिया नहीं 23, 23 नहीं 17 मीटर के, 17 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इससे आप लोग पहले एक्स का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा तो उससे लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगी। लंबाई आ जाएगी, लंबाई से वो घटा देंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए कर नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कि 2 की पावर -1 की पावर -1 है। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, +1 हो जाएगा, और पावर 2 ही बचेगी। के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी, क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, 2 क्या अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटती है। इसको अभाज्य और अभाज्य दोनों ही मानते हैं, ठीक है। इसको ना भाज्य मानते हैं ना ही भाज्य मानते हैं। सम संख्या है तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सम संख्या तुम्हारी है ही। विषम संख्या डी वाला तो काट दो, जहाँ जहाँ देखिए डी हमको 3 जगह दिख रहा है, तीनों जगह काट दिए, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। तो करके देख लीजिए, कोई अगर लगता है कि जैसे दो भाज्य संख्याएं जोड़ लीजिए, 11 और 13। अगर हमेशा की बात कर रहा सदैव, तो 2 1 4 और 3 1 4 और 2 1 2, तो ये भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कि कोई ऐसी संख्या है जो भाज्य है और क्या है, विषम है। तो ये भी नहीं हो सकती है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, नहीं होगी। फिर तीसरा कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कि कोई भी जो है कि अभाज्य संख्या क्या है, वो सम नहीं होगी। 118, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो यही सेकंड वाला हो सकता है कि भाज्य संख्या विषम हो सकती है। अच्छा, भाज्य संख्या बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 119, एक बहुभुज के अंता एवं बाहु कोण का अंतर 60 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो इसकी कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी 119 का सेकंड, ये हमारा 6 इसके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, असंख्य होती हैं, जितनी आप खींच सकें उतनी ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 121, 121 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है। तो ये व्यवस्था कहाँ की गई है, ये हमेशा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहाँ पे है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं वहाँ पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, राज्यपाल की उम्र, राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई, उससे पहले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में इसमें मिलान करना है, भारत संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो गांव से शुरू करते हैं, तो गांव के कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। और फिर नगर निगम के कौन होते हैं, मेयर होते हैं। राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। और भारतीय संघ के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है। तो ACDB, ACDB किसमें है, सेकंड वाले में है। तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ किया गया था, केरल में 1959 में किया गया था। वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, उसी के अगेंस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी कर उनके द्वारा लगाए जा सकते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, अपखंडित, रेखीय, ग्रामीण या नगरीय। तो किस में आता है, ये ग्रामीण में आता है। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, अरावली, अल्पेशियन, यूराल या
किलिमंजारो। तो कौन सा है? किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 128, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? कच्छ तट पर है, मुंबई तट पर है, गोवा तट पर है या गंगा डेल्टा तट पर है? तो ये कहाँ है? मुंबई तट पर है। क्वेश्चन नंबर 129, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है 700 से 200 मीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? 70 से 100 सेंटीमीटर वाले, 200 सेंटीमीटर वाले पे पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तारित है कि प्रायद्वीपीय पठार है, तिब्बत का पठार है, हिमालय का पठार है या शान का पठार है? तो ये कहाँ का है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता? यूप्लेक्टेला, काइटन, लीच या इक्नेस? तो क्या हो जाएगा? यूप्लेक्टेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, प्रोटीन अणुओं की इकाई है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा अम्ल या विटामिन? तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 132 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? सेलुलोज कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक, तारकाए कि सेलुलोज, सेल वॉल, वैक्यूल्स, प्लास्टिड या सेंट्रोसोम? तो कौन सा इसमें नहीं पाया जाता है? तो ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या लीवर? तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो लीवर होती है, उसी को यकृत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है साइरस क्रेन, गौरैया, मोर या तोता? सबको पता है साइरस क्रेन है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? टुंडा प्रदेश में, मानसून में या गर्म स्थल या टैगा में? तो ये कहाँ पाया जाता है? रेंडियर हमेशा टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ ठंड क्या होती है? ज़्यादा पड़ती है, ये वहीं पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? पैम्पास, डाउन्स, कंपास या प्रेरीज? तो ये कौन सा हो जाएगा? कंपास हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 138, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जा सकती है? तो जहाँ भारत पाया जाएगा वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। 138 हमारा एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में या झारखंड में? तो ये कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है। उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 140, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उड़ीसा में? तो ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है लेंटना कैमारा या इधर पढ़ते हैं इकोकॉर्निया क्रैसपेस या पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस या साइनोडन डेक्टोलियन? तो इसमें कौन सा होता है? इसमें सेकंड है, एक्रोनिया कॉर्पस या जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी क्या होता है? बहुत ज़्यादा वहाँ पे उगती है। क्वेश्चन नंबर 142, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है या प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कि अगर जैसे सेब या कोई वैसी चीज़ है जो कच्ची उसको पकाने में क्या करता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या इथाइलिन? तो कौन सा हो जाएगा इसका? इथिलीन हो जाएगा। इथाइलिन का यूज़ करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 144, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम या विब्रियो? तो क्या हो जाएगा इसका? क्लॉस्ट्रीडियम हो जाएगा, जो कि पहले से ही जमीन में पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से क्या वही जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है।
एजोटोबैक्टर भी पाए जाते हैं ज़मीन में, लेकिन इनमें क्या है, स्त्रीगण की क्षमता पहले से नहीं होती। 145 जिस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है वो किस फॉर्म का होता है? तो ये किस फॉर्म का होता है? बी डीएनए होता है जो नॉर्मली पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बम्बई से पुणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर में, मुंबई से ठाणे, ये तीसरा ही हमारा सही हो जाएगा, बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। क्वेश्चन नंबर 147 एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में या नासिक में? तो ये आप सब जानते होंगे ये कहाँ था, ये सोनपुर में होता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रीय एकता परिषद, पुष्कर मेला भी होता है लेकिन सोनपुर में दिया गया क्योंकि सरकारी आंसर की में इन्होंने ये सोनपुर को ही माना है। क्वेश्चन नंबर 148 राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 149 समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। राइट टू इक्वलिटी की समानता के अधिकार की बात किसमें कही गई है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो कहाँ पे है वो? यूनाइटेड किंगडम में है कि इसमें कुछ भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तब तक ये पेपर वहाँ समाप्त हुआ। इसके लिए आगे कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।